हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो ये इस सीरीज़ की तीसरी वीडियो होगी और मेरा नाम शिवा स्टार्क है। तो पहली सवाल बोली जा रही है, विच इंडियन एजेंसी इशूज द स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। तो जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है वो किस एजेंसी द्वारा जारी की जाती है? ये जारी की जाती है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के। जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वो 2023 की है। इसमें एक दो बात आपको ध्यान रखनी है कि जो टोटल फॉरेस्ट कवर है वो 21.73%। और जो दूसरी बात है वो टोटल ट्री कवर की है। जो टोटल ट्री कवर है वो आसपास 3.4% है। यानी जो टोटल फॉरेस्ट कवर होगी, जो टोटल फॉरेस्ट कवर है वो 21.73% है और टोटल ट्री कवर जो है वो 3.4%। तीसरी बात ध्यान रखनी है, मेन ग्रुप फॉरेस्ट जो है, मेन ग्रुप वेजिटेशन जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो वो सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में आपको देखने। चौथी, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट की जो लैंड है वो कहाँ पे है? तो वो सबसे ज़्यादा हो जाएगी एमपी में। यानी सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट की जो एरिया है वो एमपी में है। मैनग्रोव फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो वेस्ट बंगाल में है। टोटल फॉरेस्ट कवर कितनी है? तो आसपास आप बोल सकते हैं 21.73%। यानी हमारे टोटल जोग्राफिकल एरिया का 21.73%। टोटल ट्री कवर कितनी है? तो 3.1। और यदि बोला जाए टोटल फॉरेस्ट एंड टोटल ट्री कवर, यानी दोनों को मिला दिया जाए तो आप बोल सकते हैं रफली 25%। दूसरी सवाल है, लाइफ कैंपेन प्राइमरली प्रमोट्स। तो बोली जा रही है लाइफ अभियान जो है वो किसे बढ़ावा देती है? तो लाइफ की फुल फॉर्म हो जाएगी लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। यानी हमें ऐसी लाइफ स्टाइल चुननी चाहिए जो इन्वायरमेंट के अनुकूल हो। जैसे 3R, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। ये लाइफ स्टाइल जो है वो इन्वायरमेंट के अनुकूल है। तो इसकी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी, सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल। यानी एक ऐसी लाइफ स्टाइल होनी चाहिए जो सतत हो, जो निरंतर हो, जो आगे भविष्य में ले जाने के योग्य हो। एंड डिमांड ड्रिवन कंजर्वेशन। अगली सवाल है, व्हिच इनिशिएटिव डिजिटाइज लैंड रिकॉर्ड टू इनेबल ट्रांसपेरेंट ट्रांजैक्शंस इन स्टेट इंक्लूडिंग बिहार। तो बोली जा रही है कौन सी पहल जो है भूमि अभिलेखों की डिजिटलीकरण कर पारदर्शी लेन देन सक्षम करती है? यानी कौन सी ऐसी स्कीम है, कौन सी ऐसी इनिशिएटिव है जो लैंड रिकॉर्ड को डिजिटल फॉर्मेट में रिकॉर्ड कर रही है ताकि आपकी जो लेन देन हो सके वो पारदर्शी हो सके? तो इसकी आंसर हो जाएगी DILRMP स्कीम। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। तो ये स्कीम है जो आपके लेन रिकॉर्ड को डिजिटल फॉर्मेट में रिकॉर्ड कर रही है ताकि आपकी जो भी लेन देन है वो पारदर्शी रह सके, यानी वो ट्रांसपेरेंट रह सके, ताकि आपको पता चल सके कि आपकी लैंड जो है वो किसके साथ खरीद बिक्री में चल रही है। अगली सवाल, ULPIN स्टैंड्स फॉर। इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो ये जो है एक 14 डिजिट की नंबर है जो आपको लैंड रिकॉर्ड के साथ अटैच होगी और ये आपके लैंड को कोऑर्डिनेट प्रोवाइड करती है, यानी अक्षांश और देशांश। इस नंबर के मदद से आप अपने लैंड को जो है, आप अपने ज़मीन को जो है वो लोकेट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं आपकी लैंड जो है वो कहाँ पे है। अगली सवाल, व्हिच इसरो मिशन स्टडीज द सन। तो बोली जा रही है जब भी सन या सोलर की बात आए तो वो कौन सी इसरो मिशन हो जाएगी? आदित्य L1। L1 की फुल फॉर्म हो जाएगी लैंग रेंज पॉइंट, लैंग रेंज पॉइंट 1। तो L1 हो जाएगी लैंग रेंज। और एक सवाल और ध्यान में रखनी है कि इसे किस ऑर्बिट में स्थापित की गई है? तो हेलो ऑर्बिट में। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि आदित्य L1 किस ऑर्बिट में स्थापित की गई है? तो हेलो ऑर्बिट में। अगली सवाल, व्हिच ऑब्जर्वेटरी मिशन मेजर्स एक्सरे पोलराइजेशन ऑफ कॉस्मिक सोर्सेस। तो बोली जा रही है कौन सी मिशन जो है ना वो ब्रह्मांड सोर्सों के एक्सरे ध्रुवीकरण को नापता है। यानी हमारे ब्रह्मांड में जो है जो भी एक्सरे रिलीज हो रही है उसको मेजर करने के लिए कौन सी मिशंस आई है? तो वो मिशन हो जाएगी एक्सपोसेट। इसका फुल फॉर्म देख सकते हैं, एक्सरे पोलराइजेशन सैटेलाइट, जो एक्सरे को मेजर करती है। अगली सवाल, which program aims to end manual scavenging by mechanization and rehabilitation। तो बोली जा रही है कौन सी कार्यक्रम जो है यांत्रिकरण एवं पुनर्निवास के जरिए हाथ से मैला उठाने की प्रथा को समाप्त करने का लक्ष्य रखती है?
तो मैनुअल स्कैवेंजिंग का मतलब हो जाएगा, आपने देखे होंगे गटर में जो व्यक्ति जो है वो अपने हाथ से कचरे को साफ कर रहा होता है, तो इसको समाप्त करने के लिए एक प्रोग्राम जारी की गई थी। और अब ये जो भी गटर साफ करने का काम होगा वो मशीन से की जाएगी। तो इसी कौन सी प्रोग्राम है, तो ये हो जाएगी नमस्ते प्रोग्राम। तो नमस्ते प्रोग्राम के ही जरिए जो है ना मैनुअल स्कैवेंजिंग को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया। अगली सवाल है, व्हिच पेंशन स्कीम इज फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स विथ को कंट्रीब्यूशन बाय गवर्नमेंट। तो बोली जा रही है कौन सी पेंशन योजना असंगठित श्रमिकों के लिए है, तो ये हो जाएगी पीएम श्रम योगी मानधन योजना। तो पीएम श्रम योगी मानधन योजना के ही जरिए जो है जो भी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर हैं जिनकी उम्र 18 से 40 वर्ष तक है वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कुछ कुछ रुपया जमा कर सकते हैं, और साथ ही साथ इनके साथ गवर्नमेंट भी कुछ कुछ रुपया जमा करेगी। और 60 वर्ष जब इनकी पूरी जाएगी तो कम से कम इनके 3,000 पर मंथ की पेंशन दी जाएगी। अगली सवाल, व्हिच इंडेक्स ट्रैक्स इन्फ्लेशन फॉर कॉमन हाउस होल्ड इन इंडिया। तो बोली जा रही है कौन सी ऐसी सूचकांक है जो इन्फ्लेशन को ट्रैक करती है, मुद्रास्फीति को ट्रैक करती है हाउस होल्ड्स के लिए। तो ये हो जाएगी सीपीआई कंबाइंड। सीपीआई कंबाइंड जो होती है यही आपको बताती है कि इन्फ्लेशन रेट इंडिया में कितनी है। ये बताती है कंज्यूमर लेवल पे, कंज्यूमर लेवल पे कितनी इन्फ्लेशन है। यदि आपको होलसेल लेवल पे जाना है, चेक करना है, तो आप डब्ल्यूपीआई को देख सकते हैं। तो इसकी आंसर हो जाएगी बी, सीपीआई कंबाइंड। तो ध्यान रखेंगे सीपीआई कंबाइंड जो है वो इन्फ्लेशन रेट को मेजर करती है कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से। व्हिच प्रोग्राम्स एक्सटेंड मेडिकल इंश्योरेंस कवर टू पुअर फैमिली बाय इम्पेनलमेंट हॉस्पिटल्स। तो बोली जा रही है कौन सी प्रोग्राम जो है ना वो आपको मेडिकल इंश्योरेंस देती है गरीब परिवारों के लिए, गरीब परिवारों के लिए जो है स्वास्थ्य बीमा कवर देती है। तो ये हो जाएगी आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत पीएम जन औषधि योजना। तो इस योजना के तहत, आयुष्मान भारत के तहत आपको जब 5 लाख तक की फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट दी जाती है गरीब परिवारों की। विच इज़ इंडियाज प्रिंसिपल स्टेटिस्टिकल ऑफिस फॉर जीडीपी सीपीआई आईआईपी रिलीज है। तो बोली जा रही है जीडीपी हो गई, सीपीआई हो गई, आईआईपी हो गई, इसको कौन जारी करता है, कौन सा कार्यालय जो है वो जारी करता है, तो ये जारी करता है एनएसओ के द्वारा जो मोस्पी के अंतर्गत है। यानी इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। रिपीट कर दे रहा हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंट। इसी मिनिस्ट्री के अंदर जो है एक ऑफिस है जिसे हम लोग एनएसओ कहते हैं, और यही एनएसओ जो है वो जीडीपी की आंकड़े जारी करती है, सीपीआई के आंकड़े जारी करती है। ये सीपीआई भी हम लोग पढ़े, इन्फ्लेशन बताती है हमें। और आईआईपी भी है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में बताती है। अगली सवाल है, व्हिच इंडियन सिटी वाज इंक्लूडेड इन द यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क इन 2024 अंडर द लिटरेचर कैटेगरी। तो बोली जा रही है साहित्य श्रेणी में जो है वो किस भारतीय शहर को शामिल किया गया है क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में, तो इसका आंसर हो जाएगी कोझिकोडे। तो कोझिकोडे को जो है लिटरेचर कैटेगरी में जो है ना यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल किया गया। एक ध्यान में और रख सकते हैं ग्वालियर को, तो ग्वालियर को किस कैटेगरी में रखी गई है, तो म्यूजिक कैटेगरी में इसे चुना गया। अगली सवाल हो जाएगी, इंडिया साइन ग्रीन हाइड्रोजन एग्रीमेंट विथ विच कंट्री इन 2024। तो बोली जा रही है इंडिया जो है ग्रीन हाइड्रोजन एग्रीमेंट किसके साथ साइन किया है, तो ये जर्मनी के साथ साइन किया हूँ। रिसेंटली हुई सिटी टॉप्ड द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 रिलीज्ड बाय EIU। तो बोली जा रही है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स जो थी 2024 में उनमें किसका शीर्ष स्थान आता है, तो ये रहा वियना का। तो वियना जो है वो ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है, ऑस्ट्रिया का, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया का एक शहर है वियना जो इस इंडेक्स में टॉप पे आई है। तो इसका कहने का मतलब है कि जो वियना जो है ना वो सबसे अच्छी शहर है रहने की योग्य। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2024। तो वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2024 जो है किस संगठन के द्वारा जारी किया जाता है, तो ये जारी किया जाता है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा। व्हिच स्टेट टॉप्ड द इंडियन इनोवेशन इंडेक्स 2023। तो बोली जा रही है इंडियन इनोवेशन इंडेक्स 2023 जो है उसमें कौन सा स्टेट का शीर्ष स्थान रहा था, तो ये शीर्ष स्थान रही थी कर्नाटका की। तो जो कर्नाटका है उसकी इनोवेशन इंडेक्स में ये इंडेक्स जो है ना वो 2024 में रिलीज़ की गई थी। ये इंडेक्स कैलकुलेट किया गया था 23 में, लेकिन इसकी रिपोर्ट को 2024 में रिलीज़ की गई थी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कर्नाटका इस रिजल्ट को, इस इंडेक्स को टॉप की थी। व्हिच इंडियन स्टेट होस्टेड द 37th नेशनल गेम इन 2023।
2023। तो 2023 में जो 37 नेशनल गेम हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? तो ये हुई थी गोवा में। और अभी की जो रिसेंटली है 2025 में आई हुई, ये कहाँ पे आयोजित की गई थी? तो ये आयोजित की गई थी उत्तराखंड में। यानी 38th नेशनल गेम जो है, 38th नेशनल गेम जो 2025 में आयोजित हुई थी वो हुई थी उत्तराखंड में, जिसमें बिहार की जो रैंक थी वो 29th रैंक थी। बहुत ही खराब रैंक रही थी बिहार की, 29th रैंक रही थी। which was declared as word of the year 2024 by ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा जो है वर्ड ऑफ द ईयर 24 किसे घोषित किया गया? तो ये घोषित किया गया था ब्रेन रॉट को। इस प्रकार के भी सवाल बीपीएससी में पूछे गए हैं, इसलिए इंक्लूड किया गया। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा जो है ना ब्रेन रॉट को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया 2024 के लिए। एक और ध्यान रख सकते हैं, कॉलिंस डिक्शनरी के द्वारा, कॉलिंस डिक्शनरी के द्वारा किसे चुना गया 2024 का? तो उसे चुना गया ब्रेट को, BRAT, ब्रेट। ऑक्सफोर्ड, ब्रेन रॉट, कॉलिंस, ब्रेट। अगली सवाल, विच पर्सनालिटी वाज अवार्डेड द भारत रत्न 2024? तो बोली जा रही है क्या कि किस व्यक्तित्व को भारत रत्न से सम्मानित किया गया 2024 में? तो इसकी ऑप्शन हो जाएगी सभी। PM नरसिम्हा राव जी को भी दिया गया था, कर्पूरी ठाकुर को भी दिया गया था, और लाल कृष्ण आडवाणी जी को भी दिया गया था। इनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए वो है कर्पूरी ठाकुर जी। इनके बारे में आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहले बात ध्यान रखनी है कि ये समस्तीपुर से बिलोंग करते थे, समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से ये बिलोंग करते थे। इन्हें हम लोग जन नायक के भी नाम से जाना। और ये 11th चीफ मिनिस्टर रहे हैं बिहार के, और ये दो बार चीफ मिनिस्टर बने हुए थे। इन्होंने जो है रिजर्वेशन लागू की। ये मुंगेरी कमीशन से एसोसिएटेड है, मुंगेरी कमीशन से एसोसिएटेड है। ये फर्स्ट नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर रहे। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि पहले नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर बिहार के कौन रहे? तो कर्पूरी ठाकुर जी रहे। PV नरसिम्हा राव जी के बारे में एक दो बात ध्यान रख सकते हैं। ये हमारे 9th प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, 91 से लेकर 96 तक। लाल कृष्ण आडवाणी जी के बारे में एक ध्यान रख सकते हैं, इनकी एक बहुत ही फेमस पुस्तक है माई कंट्री माई लाइफ। इन्होंने रथ यात्रा शुरू की थी, रथ यात्रा कहाँ से कहाँ तक? तो सोमनाथ से लेके अयोध्या तक। बाद में इन्हें समस्तीपुर में गिरफ्तार कर लिया। ये होम मिनिस्टर भी रहे थे, होम मिनिस्टर, HM होम मिनिस्टर 1998 से लेके 2004 तक के आसपास ये होम मिनिस्टर भी रहे हुए थे। तो ये कुछ बातें आप ध्यान में रख सकते हैं इन तीनों व्यक्तित्व के बारे में। विच स्टेट रैंक्ड फर्स्ट इन नीति आयोग एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स? तो बोली जा रही है नीति आयोग का जो है निर्यात तैयारी सूचकांक जो है, निर्यात के लिए कौन सबसे ज़्यादा तैयार है? ये 2022 की रिपोर्ट है। तो इसमें कौन सा राज्य जो है पहले स्थान पे आया था? तो इसका आंसर हो जाएगी तमिलनाडु, तमिलनाडु पहले स्थान पे आया था। व्हाट इज द बजटरी आउटले फॉर द प्राइम मिनिस्टर विकसित भारत रोजगार योजना लॉन्च इन 2025? तो बोली जा रही है क्या जो भारत रोजगार योजना जो है शुरू की गई थी उसमें से कितना रुपया जो है इसमें बजट के लिए आवंटन किया गया था? बजट में से कितना रुपया इस योजना के लिए आवंटन किया गया था? तो ये हो जाएगी, आप बोल सकते हैं लगभग 99,446 करोड़। अगली सवाल, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025? नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी जो 2025 में लाई गई है उसका उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य हो जाएगी प्रमोटिंग स्पोर्ट्स इन रिमोट एरिया। जो गांव, जो गरीब दुराज के लोग हैं उनमें जो है स्पोर्ट्स को प्रमोट करना, यानी जो दूर दराज के क्षेत्र हैं उनमें स्पोर्ट्स को प्रमोट करना, और टैलेंट की डेवलपमेंट करना, यानी उनमें जो भी प्रतिभा है उनका विकास करना, टैलेंट को खोजना और उनका विकास करना दूर दराज के क्षेत्रों में, गाँव कस्बों में। अगली सवाल हो जाएगी, व्हाट वेर द 2025 खेलो इंडिया यूथ गेम्स हेल्ड? तो बोली जा रही है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 कहाँ पे हुई थी? तो ये हुई थी बिहार के मल्टीपल शहर में। ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान रखिएगा आप कि 2025 का जो खेलो यूथ गेम्स हुई थी, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ये कहाँ आयोजित हुई थी? तो ये बिहार में आयोजित हुई, बिहार के 5 डिस्ट्रिक्ट्स में। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में? तो पहली हो जाएगी पटना, दूसरा हो जाएगा गया, राजगीर, बेगूसराय
और आखिरी हो जाएगी भागलपुर। तो इन 5 डिस्ट्रिक्ट में आयोजित कराया। दूसरी बात आप ध्यान रखनी है, इसमें बिहार की रैंक कितनी आई थी, तो बिहार की 15th रैंक आई थी, लगभग अच्छी थी। और बिहार कुल मिला के 36 मेडल जीतने में कामयाब रहा था। ये बात आप ध्यान रख सकते हो। Which operations was India's disaster relief response to the म्यांमार अर्थक्वेक्स इन मार्च 2025? तो बोली जा रही है क्या है कि 2025 में जो म्यांमार में भूकंप आई थी, उसके बाद भारत ने किस अभियान के तहत राहत भेजी थी? तो ये हो जाएगी ऑपरेशन ब्रह्मा। ऑपरेशन ब्रह्मा के ही तहत जो है म्यांमार में भूकंप में जो प्रभावित लोग थे उनको मदद के लिए भारत ने सहायता प्रदान की थी। व्हाट वाज ऑपरेशन अभ्यास कंडक्टेड ऑन 7 मई 2025? ऑपरेशन अभ्यास क्या थी? तो ऑपरेशन अभ्यास जो थी एक मॉक ड्रिल थी, नेशन वाइड सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल। एक मॉक ड्रिल थी, एक प्रयास था कि लोगों को सिखाया जाए कि ब्लैकआउट के समय क्या करनी है, जब सायरन बजे तब क्या करनी है। तो ये बेसिकली ये उस समय की बात है जब ऐसा लग रहा था क्या कि इंडिया और पाकिस्तान में युद्ध हो सकती है। तो उस सिचुएशन में लोगों को क्या करना चाहिए, उसके लिए एक मॉक ड्रिल करवाई गई थी, यानी एक प्रैक्टिस करवाई गई थी 244 डिस्ट्रिक्ट्स में। उसी को हम लोग ऑपरेशन अभ्यास कहते हैं। अगली सवाल, व्हिच बिल बैनिंग रियल मनी ऑनलाइन गेम्स वाज पास ड्यूरिंग द 2025 मानसून सेशन? तो मानसून सत्र में जो है कौन सा बिल पास हुआ जिसमें वास्तविक मनी ऑनलाइन गेम्स पे रोक लगा दी? यानी जितनी भी गेमिंग ऐप्स हैं, ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स हैं, बेटिंग ऐप्स हैं, जिस पे आप पैसे लगाते हैं, उसको रोक करने के लिए एक बिल पास हुई थी। तो उस बिल का क्या नाम है? तो वो जाएगी ऑनलाइन गेमिंग बिल। तो अगली सवाल है, इंडिया साइंड MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ विच कंट्री ऑन सेमी कंडक्टर सप्लाई रेजिलियंस? तो बोली जा रही है कि भारत ने सेमी कंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला मजबूत करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? यानी सेमी कंडक्टर भारत को मिलता रहे इसके लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया था? तो भारत ने समझौता किया था 2023 में USA के साथ। अगली सवाल है, हु वॉन दी ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 मेंस सिंगल टाइटल? तो बोली जा रही है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 जो है वो किसके द्वारा जीती गई थी? तो ये जीती गई थी जेनिक सिनर के द्वारा। तो इसमें आप ध्यान रख सकते हैं 2025 की चारों टूर्नामेंट का। एक तो सबसे पहले US है, फिर एक फ्रेंच हो जाएगी, फिर एक विंबलडन हो जाती है और एक हो जाएगी ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो इसमें ध्यान रखेंगे जो छोटा छोटा नाम है, छोटा छोटा नाम कौन सा हो जाएगी? US छोटा है और फ्रेंच भी छोटा है। विंबलडन जो है वो बड़ा नाम है, विंबलडन ये एक बड़ा नाम हो जाएगी, और ऑस्ट्रेलिया भी बहुत बड़ी नाम हो जाएगी। तो जो बड़ा बड़ा नाम है उसको जीतने वाला कौन है? तो छोटा नाम हो जाएगा। तो छोटा नाम कौन है? जेनिक सिनर। और इन दोनों का जो छोटा नाम है इसको जीतने वाला कौन हो जाएगा? बड़ा नाम, कार्लोस एल्काराज। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा है कि US छोटा शब्द है, फ्रेंच भी छोटा शब्द है। तो इसको जीता कौन? तो बड़े नाम वाला कार्लोस अल्काराज। कार्लोस अल्काराज का नाम देख सकते हैं आप, जेनिक सिनर से थोड़ा सा बड़ा है। और जो बड़ा नाम है विंबलडन ऑस्ट्रेलियन, तो इसको जीता छोटे नाम वाले, यानी उल्टा हो जाएगी। ये याद करने की एक ट्रिक है। द US रिसेंटली कैंसिल्ड शेड्यूल्ड ट्रेड टॉक्स विथ इंडिया इन अगस्त 2025, व्हाट वाज द की रीजन? तो बोली जा रही है कि US जो है ना वो ट्रेड टॉक जो इंडिया के साथ होने वाली थी अगस्त 2025 में उसको कैंसिल कर दिया। यानी जो व्यापार के लेके बातचीत होने वाली थी अगस्त 2025 में उसे वो कैंसिल कर दिया। उसके प्रमुख रीज़न क्या थे? तो उसके प्रमुख रीज़न हो जाएगी इंडिया इंपोर्ट ऑफ रशियन ऑयल। इसका रीज़न यही है कि भारत जो है वो लगातार रशियन ऑयल का सबसे बड़ा खरीदार रहा है। तो इसलिए US जो है भारत से ट्रेड टॉक करने के लिए मना कर दी। विच मेजर रिफॉर्म्स वाज इंट्रोड्यूस अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 2025? तो बोली जा रही है कौन सी रिफॉर्म जो है, कौन सा सुधार जो है वो लाया गया है इनकम टैक्स एक्ट 2025 के तहत? तो ये जो है ना बेसिकली पुराने एक्ट को रिप्लेस कर दिया, यानी जो पुराना ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट थी 1961 उसको रिप्लेस करके नई इनकम टैक्स एक्ट आ गई है 2025। इसमें से बहुत सारे अंतर से, जैसे पुराने एक्ट में लगभग 700 सेक्शंस हुआ करते थे, अब उसे सिंप्लीफाई करके लगभग 300 सेक्शन में ला दिया गया। यानी अभी का जो नया इनकम टैक्स है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल और फ्रेंडली है, और जो पुराना थी वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स थी। अगली, प्रेसिडेंट रूल इन विच इंडियन स्टेट
वाज एक्सटेंडेड फॉर अनदर 6 मंथ इन अगस्त 2025। तो बोली जा रही है अगस्त 2025 में जो है प्रेसिडेंट रूल जो है किस स्टेट में 6 महीने के लिए और बढ़ा दी गई है, यानी राष्ट्रपति शासन। तो ये हो जाएगी मणिपुर। मणिपुर में पहले से ही लगी हुई थी राष्ट्रपति शासन, जिसे और बढ़ा दिया गया है 6 महीनों के लिए। व्हाट वाज द थीम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस डे? जो इंडिया की इंडिपेंडेंस डे 2025 वाली थी उसकी थीम क्या थी? इसकी थीम हो जाएगी नया भारत। और रिपब्लिक डे जो थी उसकी थीम क्या थी? तो उसकी थीम थी स्वर्णिम भारत, स्वर्णिम भारत। और इसमें चीफ गेस्ट कौन थे? तो इमैनुअल मैक्रोन, जो फ्रेंच प्रेसिडेंट थे। इमैनुअल मैक्रोन जो फ्रेंच प्रेसिडेंट थे। अगली सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ चेंज एसोसिएटेड विथ 2023-24 क्रिमिनल लॉ ओवरऑल? तो बोली जा रही है इसमें से कौन सी चेंज जो है वो एसोसिएटेड नहीं है? रिप्लेसमेंट ऑफ आईपीसी विथ बीएनएस। तो बोली जा रही है आईपीसी को रिप्लेस कर दिया गया बीएनएस के साथ, ये सही बात है। इंडियन पिनल कोड को रिप्लेस कर दी गई है भारतीय न्याय संहिता से। रिप्लेसमेंट ऑफ सीआरपीसी विथ बीएनएसएस। तो जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड थी उसको बदल दी गई है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से, ये भी बात सही है। रिप्लेसमेंट ऑफ एविडेंस एक्ट, जो एविडेंस एक्ट थे उसको बदल दिया गया बीएसए से, यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम से, तो ये भी बात सही है। एबोलिशन ऑफ पुलिस कस्टडी, पुलिस कस्टडी का एबोलिशन कर दिया गया है, यानी उस पर रोक लगा दी गई थी, ये गलत बात है, यानी यही आपकी आंसर हो जाएगी। ये नहीं हुई, पुलिस कस्टडी अभी भी है। मैक्सिमम इम्प्रिजमेंट अंडर द पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट फॉर ऑर्गेनाइज्ड पेपर लीक्स कैन बी एक्सटेंड। तो बोली जा रही है क्या कि जो पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट पास की गई थी इसी साल 2025 में, तो इसके तहत यदि कोई पेपर लीक करने में दोषी साबित होता है तो उसे कितने मैक्सिमम कितने दिनों तक जेल दी जा सकती है? तो मैक्सिमम 10 साल तक, मिनिमम 5 साल और मैक्सिमम 10 साल के लिए आपको जेल जानी पड़ सकती है। अप्रॉक्सीमेट सीट टेली ऑफ बीजेपी एंड एनडीए इन 2024 लोकसभा पोल वाज। तो बोली जा रही है कि बीजेपी और एनडीए की जो सीट थी वो कितनी थी 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद? तो बीजेपी की लगभग 240 थी और एनडीए लगभग 293 के आसपास थी। अगले सवाल, विच 5 पर्सनालिटी वर कन्फर्ड भारत रत्न इन 2024? तो बोली जा रही है 2024 में जो है भारत रत्न किन्हें किन्हें दिया गया था? तो ये दी गई थी ऑप्शन नंबर बी लाल कृष्ण आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर, पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन के बारे में एक दो बात ध्यान रख सकते हैं, ये ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कहे जाते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कहे जाते हैं। इन्हें बहुत सारे अवार्ड पहले से मिल चुके हैं, पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण अवार्ड, ये सारे अवार्ड इन लोग पहले भी मिल चुके हैं। चौधरी चरण सिंह के बारे में जान सकते हैं, ये जो थे ये 5th प्राइम मिनिस्टर रहे हैं इंडिया के। दूसरी बात ध्यान रख सकते हैं, इनकी जो बरियल प्लेस है जहाँ पे इन्हें दफनाया गया था, सॉरी दफनाया गया था, जहाँ पे इनकी समाधि है उसे हम लोग किसान घाट के नाम से जानते हैं। ये फार्मर के लिए बहुत सारा उत्थानों के लिए काम किए हुए थे। ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें आप ध्यान रख सकते हैं। अगली सवाल है, विच इंटरनेशनल ग्रुपिंग एक्सपेंडेड इन 2024 टू इंक्लूड इजिप्ट, इथोपिया, ईरान एंड यूएई एज न्यू मेंबर? तो बोली जा रही है कौन सी ग्रुपिंग जो है, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय ग्रुपिंग है जिसको बढ़ाया गया ताकि इजिप्ट, इथोपिया, ईरान और यूएई को नया सदस्य के रूप में इंक्लूड किया जा सके? तो इसका आंसर हो जाएगी ब्रिक्स। तो ब्रिक्स में जो थे पहले 5 सदस्य थे, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसके बाद जो है इसकी मेंबरशिप 4 को और दी गई, इजिप्ट को दी गई, इथोपिया को दी गई, ईरान को दी गई और यूएई को दी गई। अगली सवाल, COP29 जो बाकू में हुई थी, नेगोशिएशन सेंट्रली फोकस्ड ऑन फाइनलाइजिंग विच की क्लाइमेट आइटम? तो COP29 जो बाकू में हुई थी, बाकू जो अजरबैजान में है, तो ये बेसिकली किस पे फोकस कर रही थी, किस बात को फाइनलाइज करने के लिए ये फोकस कर रही थी? तो ये फोकस कर रही थी न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल के लिए, आप ध्यान रख सकते हैं, न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल पे फोकस की जा रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि जो है जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं जो क्लाइमेट चेंज के वजह से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, उन्हें वित्तीय सहायता दी जाएगी। कितने की? तो $300 बिलियन की।
300 बिलियन डॉलर की सहायता दी जाएगी प्रति एक साल। कब तक दी जाएगी? तो 2035 तक के लिए। अगली सवाल, IMF एक प्रोजेक्ट किया हुआ कि भारत की नॉमिनल जीडीपी जो है वो कितनी होगी। तो ध्यान रखेंगे, भारत की जो नॉमिनल जीडीपी है वो लगभग 4.1 से 4.2 ट्रिलियन डॉलर है। तो कभी भी आपसे भारत की जीडीपी पूछी जाए तो 4 के आसपास का जो आंकड़ा होगा उसे आप टिक कर सकते हैं। तो IMF के अनुसार भारत की जो जीडीपी है वो 4.1 से लेके 4.2 ट्रिलियन हो सकती है। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना लॉन्च्ड बाय बिहार इन जुलाई 2025 प्रोवाइड अ मंथली स्टाइपेंड टू इंटर्न्स। व्हाट इज द स्टाइपेंड अमाउंट फॉर ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट। तो बोली जा रही है क्या कि बिहार सरकार के द्वारा जो है एक योजना लॉन्च की गई है, मुख्यमंत्री प्रगति योजना, सॉरी प्रतिज्ञा योजना। इसके तहत जो है जो भी इंटर्न्स हैं, यानी जो भी पहली बार जॉब कर रहे हैं, जो भी इंटर्नशिप कर रहे हैं, उन्हें बिहार सरकार जो होगी मंथली स्टाइपेंड देगी। कितनी कितने की देगी? तो यदि वो 12th पास है तो उसे 4,000 दी जाएगी, और कोई ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट है उसे कितनी दी जाएगी? तो 6,000 दी जाएगी। तो बेसिकली इस योजना के तहत यदि कोई इंटर्नशिप पहली बार कर रहा है तो बिहार सरकार उसे 4,000 और 6,000 प्रति माह देगी, पर मंथ उसे देगी। 12th पास है तो 4,000, और ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएट है तो उसे 6,000 दी जाएगी। अगली सवाल, विच इंडिया नासा ज्वाइंट मिशन विल मॉनिटर अर्थ लैंड एंड आइस मूवमेंट ऑपरेशनल बाय लेट 25। तो बोली जा रही है क्या है कि इंडिया और नासा का ज्वाइंट मिशन कौन है, यानी इसरो और नासा का ज्वाइंट मिशन कौन सा है? तो ये हो जाएगी निसार। अगली सवाल, विच इंडियन स्टार्टअप लॉन्च डी 25 क्यूबिट सुपर कंडक्टिंग क्वांटम कंप्यूटर इन अप्रैल 2025। तो बोली जा रही है किस इंडियन स्टार्टअप के द्वारा जो है 25 क्यूबिट की सुपर कंप्यूटिंग क्वांटम कंप्यूटर जो है ना वो लॉन्च की गई है। तो ये हो जाएगी QPI-AI। तो QPI-AI जो है वो एक इंडियन स्टार्टअप है, इसी के द्वारा 25 क्यूबिट की क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च की गई। और इस कंप्यूटर का नाम क्या हो जाएगा? इस कंप्यूटर का नाम होगी QPI-AI इंडस। ये इस क्वांटम कंप्यूटर की नाम है और इस कंपनी की नाम है QPI-AI। अगस्त 2025 इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड व्हिच मिसाइल। तो बोली जा रही है कि भारत ने किस मिसाइल को टेस्ट किया था अगस्त 2025 में? तो हो जाएगी अग्नि 5। व्हिच स्पोर्ट स्कीम्स इन इंडिया, सॉरी बिहार प्रोवाइड्स जॉब टू एथलीट हु विन मेडल्स। तो बोली जा रही है कौन सी स्पोर्ट स्कीम जो है बिहार में जॉब दे रही है एथलीट्स को जो मेडल लेके आ रहे हैं? तो ये हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, मेडल लाओ नौकरी पाओ। यानी यदि कोई बिहार में मेडल लेके आता है तो उसे बिहार सरकार के द्वारा नौकरी दे दी जाती है। व्हाट वाज बिहार मेडल टेली एंड रैंक इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025। तो ये भी बात हम लोग किए थे, खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो बिहार में हुई थी, बिहार के 5 डिस्ट्रिक्ट्स में हुई थी, 5 डिस्ट्रिक्ट में। तो उसमें से बिहार की रैंक कितनी थी और मेडल कितनी थी? तो 36 मेडल थी और 15th रैंक था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे आप ध्यान रखें। हु वॉन द गर्ल्स शॉटपुट गोल्ड फॉर बिहार इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025। तो शॉटपुट में जो है गोल्ड मेडल किसके द्वारा जीता गया था बिहार के लिए? तो हो जाएगी अलका सिंह। अलका सिंह के द्वारा शॉटपुट में गोल्ड जीती गई थी। हुई एथलीट वॉन दी 2000 मीटर स्टीपल चेज गोल्ड फॉर बिहार सेल खेलो इंडिया यूथ गेम 2025। तो बोली जा रही है किस एथलीट के द्वारा जो है गोल्ड जीता गया बिहार के लिए खेलो इंडिया यूथ गेम में स्टीपल चेज में? तो ये हो जाएगी खुशी यादव। खुशी यादव जी के द्वारा जीता गया था। व्हिच पेंशन स्कीम सपोर्ट्स सीनियर्स कल्चरल आर्टिस्ट इन बिहार। तो बोली जा रही है कौन सी पेंशन स्कीम जो है ना वो सीनियर आर्टिस्ट को सपोर्ट करता है बिहार में? तो ये हो जाएगी कलाकार पेंशन योजना। व्हाट इज द सैंक्शंस बजट फॉर डेवलपिंग दी पुनौरा धाम टेम्पल्स इन सीतामढ़ी। तो बोली जा रही है सीतामढ़ी में जो पुनौरा धाम बनाया जा रहा है उसके लिए कितना बजट एलोकेट किया गया था, यानी कितना बजट जो है उसके लिए जारी किया गया है? तो ये हो जाएगी 882 करोड़, 882 करोड़ जो है इस धाम को बनाने के लिए सैंक्शन की गई थी। व्हिच मेजर सोलर इनिशिएटिव हैज इंस्टॉल्ड ओवर 12,000 सोलर सिस्टम अक्रॉस गवर्नमेंट बिल्डिंग इन बिहार। तो बोली जा रही है कि बिहार के गवर्नमेंट बिल्डिंग में लगभग 12,000 गवर्नमेंट बिल्डिंग में सोलर
व्यवस्था इंस्टॉल की गई है। तो ये किस स्कीम के थ्रू हो रही है? तो ये हो रही है जल जीवन हरियाली मिशन के थ्रू। तो जल जीवन हरियाली मिशन के थ्रू जो है गवर्नमेंट बिल्डिंग के ऊपर जो है सोलर पैनल लगाई जा रही है। Which what renewable energy capacity targets has बिहार सेट अंडर इट्स रेन्यूएबल पॉलिसी 2025? तो बोली जा रही है क्या कि रेन्यूएबल पॉलिसी 2025 के तहत बिहार जो है वो कितनी टारगेट सेट कर रहा है? तो बिहार टारगेट सेट कर गया है 25 गीगावाट्स की, यानी भारत 2025 तक रेन्यूएबल एनर्जी 24 गीगावाट तक अचीव करें। Which global स्पोर्टिंग इवेंट डिड बिहार होस्ट इन मार्च 2025? तो मार्च 2025 में जो है बिहार किस ग्लोबल स्पोर्टिंग इवेंट को आयोजित करता है, यानी वैश्विक खेल को? तो ये हो जाएगी ISTAF सेपक टैकरो वर्ल्ड कप। तो ध्यान रख सकते हैं सेपक टैकरो जो वर्ल्ड कप हुई थी ये बिहार में हुई थी मार्च 2025 में। At the fourth CII East India Summit, Bihar was projected to become a 1.1 trillion US dollar economy by each। तो बोली जा रही है ईस्ट इंडिया समिट जो हुई थी उसमें बिहार को प्रोजेक्ट किया गया, यानी बिहार जो है वो 1.1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन सकती है किस साल तक? तो हो जाएगी 2046-47 तक, यानी हमारे आज़ादी के 100 वर्ष तक में जो है बिहार जो है लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी हो सकती है, यानी बिहार की जो GSDP होगी वो कितनी हो जाएगी? तो लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर की हो सकती है। Which रग्बी इवेंट इज हिस्टोरिक फॉर बीइंग हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम्स इन बिहार? तो बोली जा रही है कौन सी रग्बी इवेंट जो है ना वो पहली बार बिहार में हो रही है? तो ये हो जाएगी एशिया रग्बी अंडर 27। एशिया रग्बी अंडर 27 ये रग्बी की इवेंट जो है वो बिहार में पहली बार हो रही है। और ये कहाँ हो रही थी? तो ये हो रही थी राजगीर में। अगली सवाल, व्हाट इज दी टोटल आउटले फॉर बिहार बजट 2025-26? तो बिहार की कितनी बजट है 2025-26 के लिए? तो बिहार की बजट हो जाएगी 3.17 लाख करोड़। तो ध्यान रखेंगे यदि आपसे कोई भी पूछे कि बिहार की बजट कितनी है तो आप बोल सकते हैं 3.17 लाख करोड़ के। हाउ मच इज एलोकेटेड फॉर एजुकेशन इन दी 2025-26 बजट? तो इसमें एजुकेशन के लिए कितना एलोकेट? तो एजुकेशन के लिए लगभग 63,000 करोड़ जो है वो एलोकेट किया गया था, यानी 63,335 करोड़। यानी ये जो इतनी बजट है उसमें से 63,335 करोड़ सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? एजुकेशन के लिए। व्हाट फिजिकल डेफिसिट परसेंटेज डज द बिहार बजट 25-26 टारगेट? बोली जा रही है कि बिहार की जो बजट आई है 25-26 उसमें कितना फिजिकल डेफिसिट जो है ना वो बिहार टारगेट कर रही है? तो वो टारगेट कर रही है 3% फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट होती क्या है? तो फिजिकल डेफिसिट निकालने के लिए टोटल रेवेन्यू टोटल एक्सपेंडिचर में से आप माइनस कर देते हैं टोटल रिसिप्ट को, यानी आपकी कितनी खर्च है और कितनी आमदनी है उन दोनों को घटा देते हैं तो वहीं से हमें मिलती है फिजिकल डेफिसिट। और कितनी टारगेट कर रही है? तो लगभग 3% GSDP की टारगेट कर रही है बिहार सरकार। व्हिच सेक्टर अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन सॉ मेजर एलोकेशन? एजुकेशन के अलावा किस सेक्टर को इस बार के बजट में जो है ज़्यादा से ज़्यादा आवंटित किया गया? तो वो हो जाएगी हेल्थ और रूरल डेवलपमेंट। हेल्थ में लगभग 20,000 करोड़ और रूरल डेवलपमेंट में लगभग 30,000 करोड़ आवंटित की गई है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। व्हाट इज द ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स प्रोजेक्शंस फॉर बिहार इन 25-26? तो बोली जा रही है कि बिहार की GSDP कितनी है? तो बिहार की GSDP जो है वो लगभग 10.97 लाख करोड़ है। तो ध्यान रखेंगे दो बात इसमें कंफ्यूज नहीं होनी, यदि आपसे बजट पूछा जाए तो बजट बोलेंगे 3.17 लाख करोड़ की, और यदि GSDP पूछी जाए यानी GDP पूछी जाए बिहार की तो आप बोल सकते हैं 10.97 लाख करोड़। अगली सवाल, व्हाट इज द एस्टिमेटेड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 25-26 का? तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितनी होगी? तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगी 2.52 लाख करोड़ की। तो ये जो अभी आपने देखा ये बजट, इसमें से ये जो भी एक्सपेंडिचर होगी इसको दो भाग में हम लोग बांट देते हैं। एक को बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक को बोलते हैं
कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब हो जाएगी वैसे खर्च जो डेली बेसिस पे होते हैं, जैसे सैलरी देने के लिए, पेंशन देने के लिए, इंटरेस्ट पेमेंट, जो ग्रांट व्रांट हो जाती है उन सब के लिए। तो जिसके लिए आप प्रत्येक महीने प्रत्येक दिन खर्च करते हैं उसे हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कितना खर्च की जा रही है, तो लगभग 2.52 लाख करोड़ की इतनी खर्च की जा रही है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हो जाएगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होती है, मतलब ऐसी योजनाएं जो एक बार लगा दी जाए तो लगभग 4-5 सालों तक के लिए चलेगी, जो लंबे समय के लिए चलती है, उसे हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। जैसे आपने रोड्स बना दी, कोई एयरपोर्ट बना दी, तो इसमें जो खर्च होते हैं उसे हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो इसमें से इस पे कितनी खर्च की जा रही है, तो इस पे से खर्च लगभग आप 40,000 कह सकते हैं, लगभग 40,000 जो है वो खर्च इस पे की जा रही है। तो इन दोनों को जब हम लोग मिला देते हैं, उसके बाद कुछ लोन्स जो है वो रिपे होती है, यानी पिछला लोन जो आपने ली हुई है उससे चुकता करते हैं। जब ये पहली कंपोनेंट, दूसरी कंपोनेंट और जो लोन रिपेमेंट होती है, इन तीनों को जोड़ देते हैं तो वही हमारी बजट कहलाती है, जो हमारी टोटल एक्सपेंडिचर होती है। यदि आपको नहीं समझ में आए तो आप फिर से बैक करके सुन सकते हैं। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगी 2.52 लाख करोड़ की। विच मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वेर अनाउंस्ड इन द बजट। तो बोलिए बजट में जो है कौन सी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की गई, तो इसमें बात की है न्यू एयरपोर्ट एट सुल्तानगंज एंड रक्सौल। सुल्तानगंज जो भागलपुर में, रक्सौल जो ईस्ट चंपारण में, यहाँ पे नए एयरपोर्ट बनाने की बात की जा रही है। एक दो बात और की जा रही है कि महिला हाट की स्थापना की जाएगी। कहाँ महिला हाट बनाई जाएगी, पटना में। उसके बाद पिंक बसेस चलाए जाएंगे वुमेन के लिए, जिसमें ड्राइवर भी कौन होंगे, वुमेन ही होंगे। पिंक टॉयलेट की स्थापना की जाएगी वुमेन्स के लिए। तो ये सारी जो है बजट में अनाउंस की गई थी। अगली सवाल, हुई सेक्टर रिसीव द हाईएस्ट एलोकेशन इन बिहार बजट। तो बिहार बजट में हाईएस्ट एलोकेशन किसे मिली, किस सेक्टर को मिली, तो एजुकेशन को मिली लगभग 63,335 करोड़ की, यानी लगभग 63,000 करोड़ की। इंडिया से रैंक इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024। तो बोली जा रही है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो 2024 में, उसमें इंडिया की रैंक कितनी थी, उसमें इंडिया की रैंक 39 थी। ये किसके द्वारा रिलीज की जाती है, तो वीपो के द्वारा, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वीपो के द्वारा ये रिलीज की जाती है इनोवेशन इंडेक्स, जिसमें भारत की रैंक 39 थी। एज पर नीति आयोग SDG इंडिया इंडेक्स बिहार की रैंक है। तो नीति आयोग जो जारी करता है SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इंडिया की बिहार की रैंक कितनी थी, तो बिहार की रैंक लास्ट अमंग स्टेट थी, यानी सबसे लास्ट में थी। जितने भी स्टेट को लिया गया था उसमें सबसे लास्ट किसकी थी, तो बिहार की थी। तो अगले सवाल की ओर चलते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा जारी की जाती है, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा जारी की जाती है। तो इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं SDSN के ही द्वारा जारी की जाती है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो ये आखिरी सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय।